जी नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। साथियों, आधुनिक भारत के इतिहास की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, एकदम लास्ट टॉपिक पे हैं हम लोग। यानी आज का जो टॉपिक है, ये जो चल रहा है टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक रहेगा, जिस पर आज थोड़ी सी थियरी आपके सामने कवर होगी। उसके बाद रात 9 बजे वाले सेशन में आपको मिलेगा प्रश्नोत्तरी, जो कि घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक से। साथियों, ये देख रहे होंगे आज में गवर्नर जनरल और वायसराय के विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और साथियों, जितने नए विद्यार्थी देख रहे होंगे या पुराने, सबको बता दें साथियों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, ना कि आप कहें केवल यूपीएससी या यूपीपीएससी आयोग से जुड़ी या यूपी ट्रिपल एससी। साथियों, आप अगर यूपीएससी से लेकर के एसएससी, आप सीधी सीधी सामान्य से शिक्षक भर्ती तक आ रहे हैं, सुपर टेट तक, वहां तक की परीक्षाओं के लिए जरूरी है थियरी भी, और साथ में इसकी प्रश्नोत्तरी भी आप सारे लोगों के लिए बहुत जरूरी है साथियों, जिस पर आप लोगों का स्नेह भी मिलता रहता है। मैं फिर चाहता हूं कि जो विद्यार्थी यूपीपी और आरओ के एग्जाम के बाद जिन लोगों की गति शिथिल हो चुकी है, सेशन को लेकर, सेशन में जुड़ने को लेकर के जब से 6 महीने का समय दे दिया गया है, तब से आपकी शिथिलता दिखाई पड़ रही है। खास करके कहां पर, खास करके इस बुक समरी वाले सेशन में। साथियों, मैंने कहा यह सेशन एकदम निःशुल्क सेशन है, किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं है। बस केवल आपकी आवश्यकता, यानी आपका काम इतना है कि आपको 45 मिनट 50 मिनट की जो क्लास होगी, चुपचाप आप उसको देखना है। और यह भी नहीं है कि आपको अलग तरीके से कुछ बताया जाता है, यानी आपके सामने सीधी सीधी आपकी बुक होती है और लाइन टू लाइन हम लोग चीज़ों का रिवीजन करने का काम करते हैं। ठीक है ना। तो मैंने फिर कहा आपसे, आपके पास जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन आपके पास नोट्स होगा, उस नोट्स को ओपन करके बैठिए और अगले 40-45 मिनट जितना भी समय लगेगा हम लोग कवर करेंगे गवर्नर जनरल के विषय में। आज हमने एक किसी अलग सोर्स से बढ़िया तरीके से आपके लिए थ्योरी लेकर उपस्थित होना हुआ है, तो जुड़ जाइए मेरे साथ। और हाँ, आप सभी जितने भाई बहन देख रहे हैं, सब लोग अपने और भी साथियों को बुला लीजिए। खास करके उनके मन में संशय रहता है कि सर, तो आप केवल घटना चक्र ही करा रहे हैं, तो इसका मतलब ये यूपी पीएससी या फिर आपकी यूपीएससी से जुड़ा हुआ है। तो मैं फिर बता दूं, नहीं, आप किसी भी बेसिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां अगर जीएस पूछा जा रहा है, तो वहां से आप, यहां से आपको चीजें मिलने वाली है। चलिए साथियों, तो बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं आपके आज के सेशन को। और अपने साथ फिर मेरे साथ बोलिएगा, आप और मैं मिलकर के बोलेंगे, वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। यहां आप देखेंगे, यहां मैंने पूरा क्रम ही ले लिया। मैंने देखा घटना चक्र की जो बुक थी पूर्वावलोकन की, उसमें एक क्रम से चीजें ना दे करके इकट्ठे थियरी दी गई थी। तो मैंने क्या किया, इसको एक व्यवस्थित क्रम में, यानी मुझे सामान्य ज्ञान की यूनिक पब्लिकेशन वाली जो बुक आती है, उससे मुझे चीजें मिली, तो मैंने सोचा कि उससे इकट्ठा कवर करा दिया जाएगा। हो सकता है आपके पास लूसेंट हो, लूसेंट तो लगभग लोगों के पास होती है, आप उससे भी देख करके चीज़ों को कवर कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले नाम लिखा है गवर्नर जनरल वायसराय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए, इसमें गवर्नर का भी नाम आ गया, गवर्नर जनरल, गवर्नर और वायसराय, तीनों का नाम आएगा, उन्हीं को हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहले क्रम में साथियों यहाँ नाम लिखा है। चलिए, बिना समय बर्बाद किए जुड़ जाइए मेरे साथ, और आगे का सेशन बहुत जरूरी होने वाला है। तो एक बार आप लोगों का मैं स्वागत कर लूँ आपसे। अभू, नंदिनी, अलका, साक्षी, शिखा, दिव्यांशु, ब्रजेश जी, माही निरंकारी, भूमिका पंडित, मैं सबका आज नाम ले रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। जो लोग पहले दिन के सेशन से शामिल थे और आज के सेशन में वो लोग साथ में हमारे चलने जा रहे हैं, अगर उनका नाम ले रहा हूं, नहीं भी है ब्रजेश जी, तो आप सारे साथियों को बुला लीजिए, कह दीजिए कि 6 महीने का समय दिया गया है, ना कि आपकी तैयारी के लिए। आपकी तैयारी को लिए कह दिया गया है कि नहीं, आप सो जाइए तब तक के लिए। नियमित होइए मेरे साथ लगातार, और रिवीजन की आवश्यकता है। तो नाम लिखा है किसका, रॉबर्ट क्लाइव का सबसे पहले। और इसी रॉबर्ट क्लाइव वाले व्यक्ति का नाम हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि ये 57 से 60 में भी बना और 65 से 67 में भी बना। अच्छा, इसके विषय में बात करें साथियों, तो याद होगा, ये अवध के नवाब जो शुजाउद्दौला थे और मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय थे, इनके साथ 1765 में ये इलाहाबाद की संधि कर रहा है। कौन व्यक्ति, जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके समय में हो रही है, तो रॉबर्ट क्लाइव। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना ये किस गवर्नर या गवर्नर जनरल के समय में हुई थी, तो उसका नाम था क्लाइव। याद करिए, 65 की बात है, तो अभी 1773 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है अभी जो बंगाल का गवर्नर है उसको बंगाल का गवर्नर ही कहा जा रहा है। ठीक है ना। अगले पे आते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है, बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उप दीवान, जिसमें मोहम्मद रजा खां जो कि बंगाल के लिए, और सिताब राय नाम का बिहार के लिए। साथियों, बीता वाला जो 45 नंबर और 44 नंबर सेशन था साथियों, हम लोगों ने स्टार्ट किया था, अभी लास्ट में जो बचे रह गए थे टॉपिक, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। उसके बाद हमने क्या किया,
ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में हम लोगों ने पढ़ा, और उसके बाद में हमने क्षेत्रीय क्षेत्रीय राज्य मैसूर और पंजाब को हम लोगों ने पढ़ा, और अभी के क्रम में आप पढ़ रहे हैं ईस्ट इंडिया, अभी आप पढ़ रहे हैं वायसराय के विषय में। तो पिछले जो सेशन मैंने कहा, ये जो नाम देख रहे हैं ये उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा यानी बहुत जानने वाला नाम है, क्योंकि वो पिछले सेशन में इनका नाम कई चक्कर सुन चुके हैं। मैंने यहाँ नाम लिखाया भी था, क्वेश्चन भी इस पर पूछा था कि जब इनको बंगाल में द्वैत शासन यानी दीवानी का अधिकार इनको मिल गया था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो ठो उपदीवान नियुक्त कर दिए इसी वसूली के लिए, जिसमें रजा खान नाम का व्यक्ति जो बंगाल के लिए और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया। तो आप ध्यान में हो गया, पूछा जाएगा इलाहाबाद की संधि, तो क्लाइव था उस समय। बंगाल में द्वैत शासन, तो उस समय भी कौन था, क्लाइव था। और आपसे पूछेंगे कि अच्छा आगे आते हैं, चलिए ठीक है अगले पे आते हैं, नहीं कंटेंट पूरा नहीं हो पाएगा। अगला लिखा हुआ है वॉरेन हेस्टिंग के विषय में। देखिए आपने क्या पढ़ा, अभी आपने पढ़ा यहाँ पर 57 से 60 तक, फिर 65 से 67 तक जो व्यक्ति है उसका नाम है क्लाइव, फिर अब 72 की स्थिति आ रही है जब वॉरेन हेस्टिंग बन रहा है क्या, भारत का उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ, उसके बाद में फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा। चलिए, तो यहां लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट के विषय में साथियों, लिखा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जब आ रहा है तो उस समय कौन गवर्नर है, तो उस समय गवर्नर है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग, वो बंगाल का गवर्नर है। बंगाल के, अच्छा बल्कि गवर्नर जनरल हो गया, बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो याद करे रहिएगा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो ये वॉरेन हेस्टिंग बना। अगला, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया, और लिखा है बंबई और मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। तो किसके अधीन किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत किया गया। ठीक बात है। आगे इस प्रकार भारत के में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, ये 1774 से लेकर 85 तक। अब देख रहे हैं आप 11 साल तक लगातार ये बन रहा है बंगाल का गवर्नर जनरल। मैंने कहा साथियों शॉर्ट नोट्स, फिर मैं कह रहा हूं आपसे इन चीज़ों को लाइन टू लाइन नहीं नोट करना है, आपको केवल वर्ड बाय वर्ड, जैसे आपने टिक किया वॉरेन हेस्टिंग, फिर टिक करके आपने लिख लिया इसका तिथि कब से कब तक था, फिर टिक करके लिया रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय में आया, टिक करके फिर आपने लिखा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाइए, फिर टिक करके लिखा आपने। अच्छा बाकी इसके विषय में जान रहे हैं, मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन किया गया था, ये तो जान ही रहे हैं आप लोग। बस एक काम करिएगा, यहाँ मेन पॉइंट आपका है कि गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आगे आते हैं, लिखा है 1774 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसके तहत क्या हो रही है, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, फिर टिक करके लिख लीजिएगा कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय किसके समय में, तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में 74 में। फिर कह रहा है वॉरेन हेस्टिंग का ही समय था जब राजकीय कोषागार जो था वो मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ला गया गया, कलकत्ता। फिर आपने उसी हेस्टिंग में टिक करके लिख लिया कि राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ट्रांसफर। अगले पे आते हैं, फिर लिखा 72 में प्रत्येक जिले में इसमें फौजदारी और एक दीवानी अदालत की, फिर आपने टिक करके लिखा प्रत्येक जिले और लिख लिया आपने यही वर्ष, और उसके बाद में एक फौजदारी और दीवानी अदालत। आगे आते हैं, अच्छा किसका समय चल रहा है, ये हेस्टिंग का ही समय चल रहा है। अगला, फिर आपने टिक किया लिखा 1781, किसके विषय में आप पढ़ रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग के विषय में ना, आपने टिक करके लिया 1781। इसने क्या किया, पहला मदरसा कहां पर, कलकत्ता में। अब मदरसा किस चीज के लिए होता है, मुस्लिम शिक्षा के लिए। ठीक बात है। फिर आपने टिक किया उसी व्यक्ति के विषय में वॉरेन हेस्टिंग, टिक करके लिखा 1792 जोनाथन डंकन बनारस में क्या कर रहे हैं, संस्कृत विद्यालय की स्थापना। ठीक है। अगले प्यार है, गीता का अनुवाद विलियम विल्किंस हेस्टिंग ने प्रश्रय दिया। याद करें, यहां क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा गया है कि बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना 1792 में किसने की, तो जोनाथन डंकन ने। याद करिए, मैं आधुनिक भारत में जब शिक्षा का विकास हम लोगों ने पढ़ा था बहुत पहले, मुझे लगता है तीसरा या चौथा सेशन रहा होगा स्टार्ट से जब हम लोग किया था, तो उस समय हम लोगों ने इसे कवर किया था जहां पर गीता के अंग्रेजी अनुवादक विल्किंस का भी नाम आया था। और याद करिए तब से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ध्यान करते रहिएगा, चीजों को नोट करते रहिएगा। अगला, अब सर जोन्स के विषय में लिखा है। अब देखिए यहां पर इन चीजों को अलग से पॉइंट करते लिख जाएगा। 1784 विलियम जोन्स क्या कर रहे हैं, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है। फिर आगे, मुगल सम्राट को जो पेंशन मिल रही थी 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन, इसको बंद करवा दी गई। किसके समय में, हेस्टिंग के समय में। 1780 की बात है जब बंगाल गजट प्रसारित हो रहा है, किसके द्वारा, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। और ऐसे टिक करके लिखिएगा भारत का पहला समाचार पत्र। मैंने कहा जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे शॉर्टकट में एकदम से नोट करते जाइएगा आप लोग। अब आगे आते हैं, आगे लिखा हुआ है पहला आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ तो इसके साथ में संधि हो रही है सालबाई की संधि। तो पूछा जाएगा पहला आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ ये कौन सी संधि के द्वारा समाप्त हुआ, तो सालबाई की संधि। कब हुई थी, 82 में। ठीक है। अच्छा, फिर आप कह रहे हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, याद होगा आपको
80 से 84 तक। और दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध जो हैदर अली का साथ में हो रहा है, तो मंगलोर की संधि के बाद 84 में समाप्त हुआ था। किसके समय की बात कर रहा है? तो ये भी बात कर रहा है अभी हेस्टिंग की ही बात पढ़ रहे हैं आप, कि ये सारे घटनाक्रम हो रहे हैं हेस्टिंग के समय में। आगे टिक करके फिर लिखिएगा उसी व्यक्ति में, हेस्टिंग में लिखिएगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इसी समय में हुई। ठीक है ना। तो आपके पास कम से कम मुझे लगता है 10-12 पॉइंट हो गए होंगे हेस्टिंग के समय में। देखिए यहाँ जितने लिखे हुए हैं आपने टिक करके लिख लिया कि ये सारे काम जो हुए हैं ये सब वारेन हेस्टिंग के समय में हुए हैं। चलिए साथियों लगातार बने रहिएगा। मैंने कहा है आपसे, आपके ध्यान में जब भी कोई चिंता या जब भी कोई अवसाद घुसे आपके ध्यान में, तो आप इतना जानिएगा, आपको कहना है वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। ठीक बात ना। आगे आते हैं। अब इसके बाद देखिए 84 तक की बात आपने पढ़ी थी, 85 तक की बात देखिए यहाँ आपने क्या पढ़ा, टिक करते मैंने कहा एक साइड में आप ये भी टिक करते लिख के जाइए। एक साइड में आप बनाइएगा एक कॉलम सूची मतलब, और उसमें पहले लिखिएगा रॉबर्ट क्लाइव 57 से 60, फिर 65 से 67। फिर दूसरे क्रम पे आप लिखिएगा किसका नाम, दूसरे क्रम पे लिखिएगा जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग का नाम, और ये 72 से लेकर 85 तक आ रहा है। ठीक है। फिर आगे आएंगे तो फिर लिखिएगा किसका नाम, लिखिएगा जॉन मैकफरसन। मैंने कहा साथियों ये वो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। अब हेस्टिंग के बाद कौन आ रहा है, तो जॉन मैकफरसन आ रहा है। ठीक है ना। अब ये मैकफरसन क्या कर रहा है, यानी ये कैसा व्यक्ति था, मैकफरसन अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। आई बात ध्यान में। आपको याद है जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ रहा है हेस्टिंग के समय में, तो उसी समय क्या हुआ था, उसी समय बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और अब आप पढ़ रहे हैं पहला गवर्नर जनरल उस समय कौन बना था, तो वारेन हेस्टिंग बना था। और यहां आप पढ़ रहे हैं कि मैकफरसन नाम का व्यक्ति जो 85 से 86 तक रहा, ये एक प्रकार का अस्थायी गवर्नर। तो पूछा जा सकता है कौन अस्थायी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था, तो ये सर जॉन मैकफरसन। ठीक है ना। अगले पे आते हैं। टिक करके नोट करते रहिए शॉर्ट नोट। हाँ साथियों शॉर्ट नोट्स अपना भेज दिया करिए। आप लोग शॉर्ट नोट्स भेजते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, खास करके वे विद्यार्थी जो सेशन से नहीं भी जुड़ा रहते हैं लेकिन बाद में बड़ा बखान करते हैं, अरे वाह सर बड़ा अच्छा नोट्स रहता है, हम लोगों को भी बनाना चाहिए। ठीक है। तो आप कर दिया करिए, जो लिख ना पाए कम से कम उसी को देख लिया करें। अब देखिए 85 तक वो हुआ, 86 तक। फिर 86 में एक व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम है कार्नवालिस। सबसे जरूरी, मैंने कहा हेस्टिंग बहुत जरूरी, क्लाइव बहुत जरूरी, और अब आपके जरूरी आ रहे हैं, इनका नाम है कार्नवालिस। ठीक है ना। कार्नवालिस अब टिक करके लिखिएगा। आपने कहा 86 से 93 तक, फिर ऐसे टिक बनाइएगा, ऐसे ऐसे टिक 4-5 बना लीजिएगा। तो पहला टिक ऐसे बनाइएगा, लिखिएगा कि ये क्या कर रहा है, लिखा है समस्त जिले का अधिकार किसके हाथों में दे दिया, कलेक्टर। तो टिक करके लिखिएगा समस्त जिले का अधिकार कलेक्टर के हाथों में। फिर आपने क्या लिखा, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही इसने ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया। ठीक है। मैंने कहा इसको केवल समझिएगा, बहुत नोट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। आप जानिएगा पुलिस प्रशासन के विषय में बढ़िया काम कर रहा है कार्नवालिस। ठीक है। अब अगले पे आते हैं। इसके बाद अगला नाम लिखा है इसके समय में, यहाँ देखिए कार्नवालिस के ही समय में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेकेंड लिखा है, इस कार्नवालिस के समय में क्या हुआ, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद और ढाका तथा पटना में 4 प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई। ठीक है। आप टिक करके, मैंने कहा तीसरा टिक ऐसे किया आपने, लिखा कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, ढाका और पटना में 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना। फिर आगे टिक करके लिखिएगा भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, कार्नवालिस को। फिर टिक करके अगला लिखिएगा न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत भी किसने दिया था, का जन्मदाता भी कार्नवालिस। तो ऐसे टिक करके लिखिएगा न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का जन्मदाता। अगले पे आइए, अगला पॉइंट करिएगा, लिखिएगा कार्नवालिस नाम का जो व्यक्ति हुआ, ऐसे टिक करके 1793 में कार्नवालिस संहिता और रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कर रहा है। ठीक है ना। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है ना। अब व्यक्तिगत व्यापार पर कई लोग प्रतिबंध लगाए हैं, तो आप हैरान मत होइएगा। ठीक है। जिसके पहले वाला जो 3-4 पॉइंट है मेन मैंने कहा जो देखने में आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, जो मैं बोलूं भी केवल वही लिखा करिए, बस बहुत पथन्ना मत लिखिए। अगले पे अब इसने और व्यवस्था की, यानी पुलिस व्यवस्था के विषय में कार्नवालिस ने बहुत अच्छा काम किया था। टिक करके लिखिएगा प्रत्येक जिले में थाना स्थापना हुआ, और क्या हुआ, एक दरोगा को उसका इंचार्ज। तो आप टिक करके लिख लीजिएगा प्रत्येक जिले में थाने की स्थापना। आगे लिखा है कार्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था का यूरोपीयकरण किया, यानी जो व्यवस्थाएं यहाँ प्रशासनिक थी उसको इसने यूरोपीयकरण यानी बढ़िया पद्धति वाले पे काम करना स्टार्ट करवाया। आगे लिखिएगा, लिखा है ये टिक करके लिखिएगा स्थायी भूमि बंदोबस्त 1793 की योजना जिसे जॉन शोर ने बनाई थी, उसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें
जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। ठीक है ना। अच्छा, टिक करके लिखिएगा इस व्यक्ति का संबंध अस्थाई भूमि बंदोबस्त 1793 में जो योजना बनाई गई थी जॉन शोर के द्वारा, उसमें नवीनीकरण के संबंध में भी इसका नाम जुड़ा हुआ था। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान करे रहिए। अब देखिए, आप इतनी देर बात कर लिए किसकी, इतनी देर में बात कर पा रहे हैं किसकी, कार्नवालिस की। ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए यहां बात इसकी आ रही कि सर मामला तो इनकी क्या हो रही, जॉन शोर की। ये तो जॉन शोर 93 में आ रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे, जॉन शोर नाम का जो व्यक्ति है ये 93 की, अभी आपने पढ़ा किसका नाम, कार्नवालिस का नाम पढ़ा कि सर कार्नवालिस जो है 86 से 93। फिर मैंने कहा एक साइड अब दूसरे व्यक्ति का नाम लिखिए, एक साइड उस व्यक्ति का नाम ऐसे लिखिएगा। मैंने कहा दो, देखिए एक ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन एक तरफ, तो मैंने कहा नाम लिखिएगा, फिर इनके विषय में ऐसे ऐसे टिक करके लिखिएगा। ठीक है ना। लेकिन दूसरी तरफ इन गवर्नरों की सूची नंबर 1, ऐसे आपने कहा नंबर 1, नंबर 1, फिर आपने उनका एज लिखा कब से कब तक, फिर नंबर 2, फिर उनका आपने लिखा नंबर 3। तो इससे क्या होगा, आपको ये क्रम भी याद हो जाएगा और दूसरा इधर आपका शॉर्ट नोट तो इनके बारे में जानकारी वाला रहेगा ही। चलिए, जॉन शोर 93 से 98 के बीच में आ रहे हैं, हस्तक्षेप की नीति अपना रहे हैं। ठीक है ना। पूछा जा सकता है हस्तक्षेप की नीति किसने अपनाई, तो ये जॉन शोर। अब देखिए इंपॉर्टेंट में सबसे प्रमुख कौन, वेलेजली भी। मैंने कहा अभी तक जिनका नाम लिया, क्लाइव का, हेस्टिंग्स का, कार्नवालिस का, और अब ले रहे हैं नाम वेलेजली का। सबसे इंपॉर्टेंट नाम इनका मिलेगा, क्यों, क्योंकि यही व्यक्ति सहायक संधि वाला व्यक्ति हो रहा है और आप इनके विषय में पढ़िएगा, लिखा हुआ है। वेलेजली की जो तिथि आ रही है 98 से 1805। मैंने कहा ऐसे टिक कर रहे हैं आप, एक सेकेंड, मैंने कहा ऐसे आप टिक कर रहे हैं और टिक करके क्या कर रहे हैं, एक तरफ ऐसे लिखेंगे, एक तरफ तो इनके विषय में आप ऐसे जानकारियां, इधर केवल उन लोगों का आप चौथे क्रम पे, मुझे लगता है चौथे या 5वें क्रम पे ये आए होंगे, और इसके तरफ यहाँ वेलेजली लिखिएगा। अब इनके विषय में स्टार्ट करिएगा लिखना। साथियों पहला लिखा हुआ है, लिखा है सहायक, इनके विषय में लिखिएगा पहला टिक करके कि सहायक संधि का जन्मदाता कौन, वेलेजली। फिर आगे, सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन हो रहा है, हैदराबाद। ऐसे टिक करके सारे लिख लीजिएगा, हैदराबाद 1798 क्योंकि क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। 99 में मैसूर, 99 में तंजौर, अवध 1801 में, पेशवा दिसंबर 1801 में, भोसले दिसंबर 1803 में और सिंधिया 1804 में। बाकी लिखा है जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी और बूंदी और भरतपुर, ये लोग भी शामिल हुए। लेकिन खूब जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था उस समय, तो हैदराबाद था। अच्छा, लेकिन और एग्जाम जब देते हैं तो वहाँ कूट में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो कई नाम दे देता है, तो क्रम पूछ लेता है, बताइए कहाँ पहले हुआ कहाँ बाद में। ठीक है, तो ध्यान कर रहिएगा, अवध का भी, तंजौर का भी, पेशवा का भी, सिंधिया का भी। आगे आते, लिखा हुआ है। अब इसने क्या किया, ये जो वेलेजली नाम का व्यक्ति था, ऐसे टिक करके लिखिएगा, बंगाल का शेर, यानी स्वयं को क्या कहता, लिखिएगा स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। ठीक है ना। फिर आगे टिक करके अगला लिखिएगा, लिखिएगा इसी के समय क्या हो रही है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां पर, कलकत्ता में। टिक करके लिखिएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में, किसके समय में। यहां जो जो टिक करके लिखेंगे उससे ये पता चल जाएगा कि इसके समय में ये काम हुआ है। अगला, अब 1805 में इसका दूसरा कार्यकाल फिर शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही दिन के बाद इसकी मृत्यु हो गई, किसकी, वेलेजली की। ध्यान करे रहिएगा। तो इतनी बातें आप वेलेजली के विषय में पढ़ रहे हैं, सहायक संधि का जनक हो रहा है, ये अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इसी के समय में हुई। ठीक है ना, ये सारी चीजें। अब देखिए, अब 5 तक वो थे, अब 5 में फिर कौन आ रहा है अगला व्यक्ति, जो लिखा है जॉर्ज बार्लो आ रहा है। ठीक है ना। अब ये जॉर्ज बार्लो, मैंने कहा उतने ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस इतना ध्यान कर रहिएगा, एक घटना इनके लिए जरूरी है। 1806 में वेल्लोर में हुआ था सिपाही विद्रोह, किसके समय में, बार्लो के समय में हुआ था 1806 में। टिक करके ऐसे लिखिएगा। अच्छा, दूसरी साइड मैंने कहा, एक साइड में तो इनके विषय में ये कहानी कथा लिखेंगे, दूसरी साइड में आपको देखिए क्रम भी मिल गया। ठीक है ना। यहाँ देखिए मैंने स्टार्ट किया 1 2 3 4, फिर आपका हो गया 5 6 7, हाँ 7वें पे आप लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है ना। अब 7वां क्रम हो गया इधर, बाकी लोगों की सब लिख ही रहे हैं यहाँ। अब देखिए 8वें क्रम पे आ गया, यहाँ लिखिएगा एक साइड में, 8वें क्रम पे हो गया मिंटो, लेकिन अब मिंटो के विषय में यहाँ लिखिएगा। अब मिंटो नाम का प्रथम, जो मिंटो प्रथम आया, इसने क्या किया, इसकी समय चार्टर 1813, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्टर 1813 क्यों, 1813 फिर 33 फिर 53, ऐसे करके लगातार आपके चार्टर जारी होंगे। ठीक है ना, लगातार क्या कहते हैं, कंपनी के द्वारा चार्टर जारी होंगे, तो ये याद कर, कंपनी के लिए चार्टर जारी होंगे, अधिकार पत्र, तो ये याद कर रहिएगा, पूछा जाता है। 1813 बड़े अच्छे अच्छे काम हुए थे, तो उसी में हो गया 1813 के समय
उस समय कंपनी का, उस समय भारत का उस समय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा कौन हुआ करता था, तो याद करे रहिएगा उस समय था यही मिंटो प्रथम हुआ था, ठीक है ना। अच्छा, इसी के समय में क्या हुआ था, इसी के समय अमृतसर की संधि हुई थी राणा रणजीत सिंह के साथ, प्रसिद्ध अंग्रेजों की संधि हुई थी अमृतसर की संधि 1809 में, ये भी याद करे रहिएगा। अब आगे आते हैं, लिखा है हेस्टिंग। अब देखिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी कई नाम लिखा है, क्लाइव का और उसके बाद में हेस्टिंग्स का मैंने नाम लिखा है यहाँ पर, वारेन हेस्टिंग का, फिर आपसे मैंने नाम लिखा है किसका, कार्नवालिस का, फिर वेले जली का, और अब फिर मिल रहे हैं आपको हेस्टिंग 1813 से 28 के बीच में। ये लॉर्ड हेस्टिंग हो रहे हैं, ठीक है ना, ये हेस्टिंग आपके लॉर्ड हेस्टिंग हो रहे हैं। और यहाँ एक नाम और आपने देखा, यहाँ आपने दूसरा नाम देखा था वारेन हेस्टिंग का। देखिए यहाँ पे 98 से 1798 से 1805 तक ये व्यक्ति, एक सेकंड भाई इस पे आ गए हम, देखिए लिखा हुआ है हेस्टिंग का जब समय आया दूसरा, लॉर्ड हेस्टिंग का 13 से लेकर 28 तक, तो उस समय क्या हो रहा है, संगोला की संधि हो रही है, आंग्ल और नेपाल के युद्ध के साथ अंत हुआ, ठीक बात है ना। जब संगोला की संधि हो गई तो अंग्रेज और नेपालियों के बीच में युद्ध समाप्त हो गई। अच्छा, इसने क्या किया, पिंडारियों का दमन किया। पिंडारियों के नेता थे वासिल मोहम्मद चीतू और करीम खान, याद करे रहिएगा। अगला, मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से किसने नष्ट किया, तो हेस्टिंग ने। प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करके प्रेस के मार्गदर्शन के नियम बनाए थे, किसने, हेस्टिंग ने। अगला, काश्तकारी नियम भी इसी के समय में पारित हुआ था, ठीक है ना। मैंने कहा बहुत जरूरी चीजें जो गिनी चुनी हैं उसको नोट करिएगा, जैसे संगोला की संधि ध्यान करे रहिएगा, पिंडारियों का दमन, प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करना, ये 3-4 बातें। अब देखिए इसके बाद एक व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम है एमहर्स्ट, 8वें 9वें मुझे लगता है नंबर पे आ गया। ये 1823 से 28 तक चलेगा व्यक्ति। इसी के समय में पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हो रहा है 24 से 26 में, अंग्रेजों ने बर्मा को पराजित कर दिया था, जिसमें 1826 में दोनों के मध्य संधि हो रही है, यांगड्यूब की संधि, याद करे रहेगा। यानडबू की संधि का संबंध किससे है, तो आंग्ल और बर्मा युद्ध से संबंध था, ठीक है ना। अगला, इसी के समय 24 में बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह भी हुआ था, किसके समय में, एमहर्स्ट के समय में। मैंने कहा साथियों कुछ गिने चुने पॉइंट हैं जो जरूरी भी हैं आपके एग्जाम को लेकर के, वही सब इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, जो बेसिक एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट में जो नाम मिल रहा है आपको, ये नाम आ रहा है बेंटिक का। अभी इसके विषय में पढ़िएगा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा ये भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है ना। ये पहली बार हो रहा है किसके समय में, बेंटिक के समय से स्टार्ट होगा। तो आपने एक साइड में टिक किया, लिखा 9वें नंबर पे आ गए कौन, 9वें या 10वें नंबर पे बेंटिक आ गए। अब देखिए लिखा दूसरी साइड में लिखिएगा इसके विषय में, पहला पॉइंट, इसने क्या किया, बैटिक मिल और बैथम के विचारों से प्रभावित होकर कट्टर उदारता यानी कट्टर उदारवादी व्यक्ति था, कौन, विलियम बेंटिक। आगे इसके विषय में टिक करिए, लिखिएगा 1833 का चार्टर, आपने केवल वर्ड लिखा, फिर आगे आपने लिखा उसके तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, कौन व्यक्ति, बेंटिक, ठीक है। फिर आगे लिखिएगा 1829 में सती प्रथा का समाप्त किया, किसके सहयोग से, टिक करिएगा, राजा राममोहन राय के सहयोग से। फिर आगे बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर, देखिए फिर टिक करके लिखिएगा सती प्रथा का जो समाप्त हो रहा है, लिखिएगा धारा 17, बहुत पूछा जाता है धारा 17 का संबंध किससे है, तो ये सती प्रथा को अवैध करने से है, ठीक है ना, घोषित करने से है। अगला, अकबर और मराठा पेशवाओं में ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था, याद करे रहिएगा, ये तो दे दिया सती प्रथा के जोड़ करके। अगला, टिक करके लिखिएगा कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 में ठगी प्रथा, तो अब लिखिएगा आपने पहले लिखा 29 में सती प्रथा समाप्त, फिर आप लिख रहे हैं 30 में ठगी प्रथा समाप्त, ब्रैकेट में लिखिएगा सहयोग कर्नल स्लीमन का। अगला, 35 में बेंटिक ने क्या किया, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना, फिर आप लिख रहे हैं 35 में टिक करके कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। फिर आगे लिखिएगा, अब देखिए मैकाले वाला मामला भी आ रहा है, तो मैकाले की अनुशंसा पे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम, तो इसके विषय में टिक करके लिखिएगा, मैकाले मिनट्स भी इसी के समय में आया था, ये भी टिक कर लीजिएगा। अगले बातें लिखा है, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ एक सेकेंड भाई, यहाँ लिखा हुआ है बेंटिक ने 31 में मैसूर, 34 में कुर्ग को हड़प लिया, टिक कर ही रहिएगा, 31 में मैसूर और 34 में कुर्ग को। अपर एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं तो वहां आपको कूट में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो वहां आपको ये सारी तिथियां याद होनी चाहिए। अगले पे आते हैं, इसके समय सरकारी सेवाओं में भेदभाव को समाप्त करने की घोषणा की गई। अब आगे लिखा है
बेंटिक कार्नवालिस द्वारा स्थापित प्रांतीय अपीलीय और सर्किट न्यायालयों को बंद करवा दिया। किसने? बेंटिक ने। सोचिए, कार्नवालिस ने स्टार्ट किया था, इसने बंद करवा दिया। इसका कार्य मजिस्ट्रेटों तथा कलेक्टरों में बांट दिया। आगे, न्यायालय में फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दी। किसने? इसी व्यक्ति ने, बेंटिक ने। आगे लिखा हुआ है, ये टिक करिएगा। एक और काम, इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध। आपने 3 नाम लिखा, आपने कहा सती प्रथा पर प्रतिबंध लग रहा है इसके समय में, ठगी प्रथा पे प्रतिबंध, और शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लग रहा है। किसके समय में? बेंटिक के समय में। ठीक है ना। कुछ गिने चुने साथियों और हैं, लगातार बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा, नोट करते रहिएगा। मैंने कहा आपके पास कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग का शॉर्ट नोट्स होगा, अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ? मैं यहाँ कह रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बनाने का। मैंने कहा है अगर ऑफलाइन कोचिंग में या ऑनलाइन कोचिंग में से पहले आप इसे पढ़ चुके हैं तब तो आपके लिए और आसानी है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको नोट ही समझ जाएंगे देख के ही कि क्या नोट करना है, क्या नहीं नोट करना है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जिसका नाम मेटकाफ है, जो 35 में आया, 36 तक रहा, इसके लिए एक जो पॉइंट है यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसने समाचार पत्रों पर से जो प्रतिबंध था वो पूरी तरह से हटा दिया। लेकिन इसके साथ जो नाम जुड़ गया था, इसके पहले भी आपने नाम सुना था, प्रेस पर स्वतंत्रता पर रोक लगाई थी, लेकिन समाचार पत्रों का मामला मेटकाफ से। तो टिक करके लिख लीजिएगा इसके विषय में, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता। या आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि भारत में समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किस गवर्नर जनरल को कहा गया। अगले पे आते हैं, ऑकलैंड आ रहा है, 36 से 42 तक रहेगा ये। 1839 में इसके समय ही क्या हो रहा है? दिल्ली से कलकत्ता तक ग्रांड ट्रंक रोड, याद होगा शेरशाह सूरी ने एक रोड बनवाई थी जिसका नाम था ग्रांड ट्रंक रोड, दिल्ली से कलकत्ता। तो आप कहेंगे उसकी मरम्मत किसके समय में, किस वायसराय या गवर्नर जनरल के समय में हो रही है? तो ये हो रही है ऑकलैंड के समय में। ठीक है ना। आगे, आंग्ल अफगान युद्ध भी हो रहा है इसके समय में। कब से कब तक? तो ये हो रहा है 38 से 42 तक, समाप्त हुआ इसके समय में। और आगे लिखा है रणजीत सिंह और शाह सुजा के मध्य त्रिदलीय संधि भी समाप्त हो रही। किसके समय में? तो ये समाप्त हो रही है इसी किसके समय में? ऑकलैंड के समय में। ठीक है ना। संधि के त्रिदलीय संधि संपन्न हुई थी, समाप्त नहीं हुई थी। ठीक है ना, याद करे रहिएगा। अब आगे आते हैं। अब मैंने कहा देखिए, जितना कम जरूरी आपके ऑकलैंड थे, उससे ज़्यादा जरूरी एलनबरो है। क्यों? क्योंकि कई प्रथाएं पूछता है, जैसे सती प्रथा पूछा, धारा 17 का नाम पूछा, ठगी प्रथा का नाम बेंटिक का पूछा, फिर आपने कहा शिशु हत्या पर रोक का, तो बेंटिक का पूछा। वैसे ही पूछ लेता है दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ, तो याद कर रहिएगा टिक करके, एलनबरो, जो कि 42 से 44 तक रहा। टिक करके लिखिएगा दास प्रथा का अंत। और 1843 का जो आया था चार्टर, 1843 चार्टर, क्या 1843 के एक्ट में, एक्ट कौन के द्वारा? एक्ट 5 के द्वारा ये किया गया था। याद करे रहिएगा, ठीक बात है ना। अच्छा, अगले पे आते हैं। ठीक है ना, अगले पे आते हैं। अब देखिए यहाँ, एक सेकंड भाई, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एलनबरो के समय में चार्ल्स नेपियर के समय ने सिंध का ब्रिटिश राज में विलय कर दिया था। टिक करके आप ये भी लिख सकते हैं, सिंध का ब्रिटिश राज में विलय 1843 में। किसके समय में? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। किसके समय में हो रहा है? एलनबरो के समय में। अगला, कुशल अकर्मण्यता की नीति का संपादक एलनबरो। तो ये टिक करके जरूर लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुशल अकर्मण्यता की नीति का। मैंने कहा ऑफलाइन कोचिंग में आप पढ़ते होंगे, ऑनलाइन कोचिंग में आप तो नहीं पूछ सकते, लेकिन ऑफलाइन इस तरीके क्लासेज में नहीं पूछ सकते, लेकिन हाँ ये है ऑफलाइन कोचिंग में आप इसको पूछ सकते हैं, सर ये कुशल अकर्मण्यता की नीति क्या हुआ करती थी। ठीक बात है ना, या अपने साथी से भी आप पूछ सकते हैं। अगले पे आते हैं हॉर्डिंग के विषय में। 44 से 48 तक हॉर्डिंग नाम का व्यक्ति आया। आंग्ल और सिख युद्ध जो 45 से 46 के बीच में हुआ था, इसी के समय में हुआ। और लाहौर पर अंग्रेजों का अधिकार भी हुआ था। किसके समय में? हार्डिंग पर हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ठीक है ना। आगे आते हैं साथियों, ये देखिए डलहौजी का नाम आप पढ़ रहे हैं, डलहौजी नाम का। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी व्यक्ति मिला जिसका नाम है डलहौजी। इससे पहले आपने वेलेजली का एक नाम सुना था, वैसे डलहौजी है। अब देखिए इसके समय में द्वितीय बांग्ल बर्मा युद्ध हो रहा है 52 से 53 के बीच में। आगे लिखा है 52 में लोअर बर्मा और पीगू को अंग्रेजी राज में मिला दिया गया था। अब आप सोचिए ये ज़्यादातर जरूरी है बर्मा के लिए, लेकिन ध्यान करे रहिएगा, पूछा जा सकता है यूपीएससी ऐसे एग्जाम में, या यूपीपीएससी जैसे एग्जाम में आयोग से रिलेटेड। 52 में इनाम कमीशन, तो टिक करके लिखिएगा 1852 इनाम कमीशन की स्थापना। किसके समय में? तो यही आपके डलहौजी के। फिर आगे आ रहे हैं, इसका उद्देश्य हुआ भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीन लेना। ठीक है ना। आगे डलहौजी ने क्या किया?
53 में कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद करवा दी। मैंने कहा साथियों सारे हर चीज़ों को नोट करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को नोट करेंगे वो आपकी परीक्षा में पूछा ही नहीं जाएगा। मेन कंटेंट नोट करिए। क्यों? क्योंकि आप बेसिक की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक आप पहले बेसिक तैयारी करेंगे, फिर आप अपर में। मैंने कहा पहले ए दो 2 3 4 5 6 का पहाड़ा पढ़ने के बाद तब आप 19 23 21 22 पे आप पहुंचिए। ठीक है ना? तो एक क्रम से आप चीज़ों को तैयार करिएगा, तभी आपको देखिए अब कई बार आप चीज़ों को पढ़ें लेकिन आपको याद नहीं। उसका कारण ये है कि बहुत पढ़ने के चक्कर में आप थोड़ी चीज़ें छोड़ देते हैं, छोटी चीज़ों को छोड़ते जाते हैं, यानी रिवीजन करना छोड़ते जाते हैं। अब देखिए आगे, अब इसके विषय में क्या हुआ इसके समय में। अब देखिए टिक करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1856 में अवध को क्या कर रहा है, किसके आरोप में? कुशासन के आरोप में कर रहा है और अंग्रेजी राज में मिला ले रहा है। खूब पूछा गया है क्वेश्चन। और अवध का नवाब उस समय कौन था? वाजिद अली शाह। तो टिक करिएगा कि अवध को किस तरीके से इसने आरोप में लिया था, तो कुशासन का आरोप लगा करके। और उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह था 1856 में। आगे 56 में इसने तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ, ठीक बात है ना, यानी ये तोप खाना का मुख्यालय हटा रहा है कलकत्ता से मेरठ। आगे सेना का मुख्यालय कहाँ ले जा रहा है? शिमला में लेकर जा रहा है। कौन व्यक्ति? डलहौजी नाम के व्यक्ति। अगला, इसी के समय में एक काम हो रहा है, टिक करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वुड डिस्पैच की नीति 1854 में जो शिक्षा के सुधारों के संबंध में था, सबसे अच्छा सुधार था, तो ये वुड डिस्पैच वाला आया था 1854 में। उस समय कौन हुआ करता था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था जिसका नाम था डलहौजी। अगले पे आते हैं, एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों। 1857 में 3 प्रेसिडेंसियों, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में एक विश्वविद्यालय की स्थापना। मैंने कहा ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास जब लोगों ने शुरुआत में ही तीसरे या चौथे 1857 की क्रांति के बाद जब हम लोग पढ़ा था तो उस समय हम इसे पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? यहाँ देखिए आपका रिवीजन ही हो रहा है एक प्रकार से। ठीक बात है। तो किसका समय था ये? तो डलहौजी का समय था, जब कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में तीनों जगह एक विश्वविद्यालय की स्थापना 57 में कराई गई थी। आगे लिखा हुआ है, टिक करके लिखिएगा, भारत में रेलवे का जनक कौन व्यक्ति? तो डलहौजी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बेसिक क्वेश्चन है आपका जीके का भी। भारत में पहली ट्रेन जो चल रही है तो 16 अप्रैल 1853 का, कहाँ से कहाँ तक? बंबई से ठाणे। ये मुझे लगता है जितने लोग देख रहे होंगे सबको रटा भी होगा, नहीं भी रटा है तो आप जानिए ये ऐसा प्रश्न है, ये रटा होना चाहिए ऐसे जैसे कि आप जानते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। समझ रहे हैं ना? जैसे ये रटा है वैसे ये भी रटा होना चाहिए। अगला 54 की बात है, टिक करिएगा, पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। अगला, भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ? तो टिक करके ये भी लिखिएगा, किसके समय से? डलहौजी के समय से। ये भी टिक करके आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, पहली बार तार सेवा, यानी आगरा और कलकत्ता बीच पहली बार तार सेवा, तो टिक करके लिखिएगा, पहली बार तार सेवा ब्रैकेट में लिखिएगा कलकत्ता से आगरा के बीच करवाई गई। किसके समय में? डलहौजी की। अच्छा, किसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया? तो टिक करके लिखिएगा, डलहौजी ने। फिर आगे लिखा है, टिक करके लिखिएगा, भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई एवं लोक सेवा विभाग की स्थापना की गई। किसके समय में? तो डलहौजी के समय में। नरबली प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया? डलहौजी ने। अगला, भारतीय बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया और कराची, कलकत्ता, बंबई के बंदरगाहों को आधुनिक बनाने का प्रयास। अब मैंने कहा ये नहीं नोट करना है आपको, जो कहानी की तरह लिख रहा है मिल रहा है वो आपको नोट नहीं करना, केवल ध्यान कर देखे रहना है, बस इतना जानिए। क्यों? क्योंकि आपके पास बुक है, आपका कोचिंग का नोट्स है, आप उससे बार बार चीजें, लेकिन जो बेसिक बातें हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो होने चाहिए आपको याद। अगला, धारा 90 के तहत इसने ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले को पैतृक संपत्ति में अधिकार घोषित किया, यानी कहा कि जो लोग ईसाई धर्म स्वीकार करेंगे उनको पैतृक संपत्ति में ही अधिकार मिलने वाला है, बाकी को नहीं मिलेगा। अब देखिए अगला, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपका, ये टिक करिएगा कंटेंट, कि डलहौजी के प्रसिद्ध व्यपगत सिद्धांत, टिक करिएगा, व्यपगत सिद्धांत यानी राज्य हड़प का सिद्धांत कौन लाया था? तो याद करिएगा, डलहौजी लाया था। इसके तहत 1748, जैतपुर संभलपुर 49 में। आगे लिखा हुआ है, तमाम नाम, बघाट 50, उदयपुर 52, झांसी 53 और नागपुर 54, करौली 55, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इसे नामंजूर कर दिया था। मैंने कहा साथियों, ये यूपी पीसीएस स्तर का एग्जाम देते हैं तो वहाँ ये पूरा आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान किए रहिएगा इसको भी। अगले पे आते हैं, लिखा है कैनिन। अब देखिए इंपॉर्टेंट में आ गया एक नाम जिसका नाम है कैनिन। अब देखिए यहाँ से वायसराय की परंपरा, आपने क्या कहा? आपने पढ़ा था हेस्टिंग का नाम,
वारेन हेस्टिंग नाम, तो वहाँ से आपको जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर आपने आए आप बेंटिक पर, तो बेंटिक के समय जब आए तो आपने कहा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और अब आप पहुंच रहे हैं कैनिन पर, तो आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि जो भारत का गवर्नर जनरल होगा उसको कहा जाने लगा भारत का वायसराय। क्यों? क्योंकि अब ये ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त हो गया, क्योंकि 1857 की क्रांति हो चुकी है और 1858 का जो आपका अधिनियम पारित हो रहा है वो ब्रिटिश सरकार की ओर से पारित हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, ये अंतिम गवर्नर जनरल हुआ भारत का या फिर ब्रिटिश सम्राट का पहला वायसराय हुआ। जो क्वेश्चन पूछा जाए वो दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है ना, तो याद करे रहिएगा। अगला, भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। आगे, इसने 500 रुपए से अधिक आय पर आयकर लगाया और मैंने कहा ये बात तो ध्यान से सुनिएगा, जो नोट करना होगा मैं खुद ही कह दूंगा। आयात पर 10% और निर्यात पर 4% कर निश्चित किया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 में कानून बना दिया गया। अब आप टिक करिएगा, यानी मैकाले मिनट, यानी मैकाले लिखिएगा टिक करके, मैकाले की दंड संहिता 58 में कानून बन गई, ऐसे टिक करिएगा, और 59 में लागू भी हो गई। अगला, 60 में मैकाले द्वारा भारतीय दंड संहिता तथा 1861 में फौजदारी विधि संहिता का निर्माण। ये ध्यान करे रहिएगा। मैंने कहा अपर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नोट कर लीजिएगा, और ऑफलाइन कोचिंग वाले नोट्स में अगर नोट किए हैं तो आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं, तब आप यहाँ केवल बेसिक बातें नोट करिए। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि जितना आप पढ़ें उतना आपको रट जाए, उतना आपका तैयार हो जाए। ठीक बात, क्योंकि मैं भी इस बात को जानता हूँ कि भले कथा कहानी चाहे जितनी आप पढ़ लें, चाहे बहुत कोई बहुत बढ़िया पढ़ा दे, लेकिन क्या होता है, आपको कहानी तो याद रह जाती है, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो नहीं हो सकता है। मैंने कहा एग्जाम के लिए पहले आता है प्री, तब आता है मेंस। अगर आप प्री नहीं निकाल पाएंगे तो मेंस की अपेक्षा मत करिए। तो मैंने कहा पहले आपको प्री स्तर की तैयारी आपकी बढ़िया होनी चाहिए, और प्री स्तर की तैयारी आपकी आती है कंटेंट से, और कैसे, हाईलाइटेड कंटेंट से, यानी केवल और केवल फैक्ट से। ठीक है ना। अगले पे आते हैं साथियों, लिखा हुआ है 57 का विद्रोह किसके समय में हुआ, तो उस समय हुआ करता था यही कैनिन नाम का व्यक्ति, याद होगा आपको, 56 से 62 तक बना था ना। आगे लिखा है इसी के समय में क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, टिक करके लिखिएगा, इसको जरूर लिखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसी के समय में आया। किसके? तो कैनिन के समय में। अगला, किस धारा के तहत विधवाओं के विवाह को वैधानिक अधिकार मिला, तो लिखिएगा टिक करके धारा 15, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, धारा 15 के तहत विवाह का वैधानिक कानूनी अधिकार। अगले पे आते हैं, 1858 का एक्ट जो पारित हुआ तो किसके समय में, कैनिन के समय में, ये भी टिक करके लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और महारानी कौन थी, विक्टोरिया, क्या घोषित हुई, भारत की साम्राज्ञी घोषित हुई। ठीक है। अगले पे 57 में ही बंबई, कलकत्ता और मद्रास में तीनों जगह विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके समय में हो रही, तो उस समय भी आपका यही व्यक्ति हो रहा है जिसका नाम है कैनिन। अगले पे आते हैं, 57 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया गया, टिक करें। अब देखिए 1858 का जब एक्ट आया था उसके बाद में आपका भारतीय परिषद अधिनियम आया था 61 का, ध्यान करे रहिएगा, जिसमें भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 61 के तहत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। साथियों मैं फिर कह रहा हूं, पहली बार में जब आप इसे पढ़ रहे हैं तो आप केवल उन पॉइंट पे ध्यान दीजिए जो बहुत बेसिक है, जैसे भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, कंपनी के द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल, या फिर भारत का ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का पहला वायसराय। इस टाइप के क्वेश्चन, व्यक्तिगत सिद्धांत कौन लाया, ठीक है ना, राज्य हड़प की नीति कौन लाया, पहला कौन सा राज्य शामिल हुआ था, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन मुझे, जो मैंने कहा जो डायरेक्ट वाले हैं कि रेलवे बोर्ड का जनक भारत में कौन हो रहा है, और ऐसे ये सब टाइप के, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, ये सब बेसिक क्वेश्चन, मैंने कहा ये नहीं याद होगा आपको तो कोई अर्थ नहीं रहेगा बहुत बड़ी कहानी आपको याद होने का। ठीक है ना। तो मेरा टारगेट ये है कि आपको चीज़ें जो छोटी वाली हैं, बेसिक चीज़ें आपकी याद हों। जब बेसिक याद रहेंगी तो आपका कॉन्फिडेंस खुद ही पढ़ने में भी होगा और याद करने में भी होगा। ठीक है ना। आगे एल्गिन का नाम आ रहा है, 62 से एक व्यक्ति आ रहा है, यानी कैनिन के बाद एल्गिन आ रहा है प्रथम, 62 से 63 तक रहा। वहाबी आंदोलन का दमन, तो टिक करके लिखिएगा वहाबी आंदोलन का दमन। मैंने कहा था जब जन आंदोलन पढ़ाए थे तो उसमें वहाबी आंदोलन भी पढ़ाया था हमने, तो लिखिएगा कि उसका अंत करने वाला व्यक्ति एल्गिन है। अगला, फिर इसके बाद 64 में लॉरेंस आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं इसके विषय में। हाँ ये है कि इसके समय में अकाल आयोग का गठन किया गया था, किसके नेतृत्व में, टिक कर लीजिएगा, हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व। इसके समय में 65 में भूटान ने ब्रिटिश भारत पर आक्रमण किया। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 में, बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 69 में भीषण अकाल पड़ा था।
तो याद करिएगा, अकाल आयोग का गठन हुआ किसके समय में? तो यही लॉरेंस नाम का व्यक्ति है, और किसके नेतृत्व में? तो हेनरी कैंपबेल के। अगला, भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ, टिक करके लिखिएगा। भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा का सेवा शुरू कब की गई? तो 65 में। किसके समय में? लॉरेंस उस समय भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था। ठीक, अच्छा, वायसराय हुआ करता था, देख रहे हैं ना। वायसराय जो था वो ब्रिटिश सर्स के, यानी ब्रिटिश ताज के अधीन हुआ करता था। वायसराय जो था, ठीक बात है ना। अच्छा, यानी ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ रहता था। ठीक है, अगले पे आते हैं। हस्तक्षेप नीति भी के का जनक किसे कहा जाता है? तो याद कर रहिएगा, लॉरेंस को ही कहा जाता है रिंग फेंस का जनक। ध्यान करे रहिएगा, मैंने कहा ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ केवल सुन रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास में आप अपनी सारी चिंताएं या सारे आप अपनी शंकाएं समाप्त करवा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। आगे मेयो के विषय में लिखा है, 69 से 72 तक रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, खास करके जनगणना के संबंध में। टिक करके लिखिएगा, वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक कौन हुआ? तो यही आपका मेयो। फिर आगे, मेयो कॉलेज की स्थापना इसी समय में हुई, कब? अजमेर में। टिक करिएगा। अगला, भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की भी स्थापना किसके समय में हुई? मेयो के। ये भी तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। अगला, भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 71 में, मेयो के समय में। अब ये वाली जो थी वो नियमित नहीं थी, तो इस वजह से आप इसके बाद रिपन का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, तो वहां आप पढ़ेंगे। तो यहाँ टिक करके लिखिएगा, 71 में भारत में पहली बार जनगणना हुई इसके समय। आगे, 72 में इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की। अच्छा, ये टिक करके लिखिएगा, इसकी हत्या जो हो रही है अंडमान निकोबार में, किसके द्वारा? अफगानी के द्वारा। टिक कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। तो ये हो गया मेयो के विषय में, जो 72 तक रहा। ठीक है ना। अब आते हैं किसके विषय में? अब नॉर्थबुक नाम का व्यक्ति है, 72 से 76 तक रहेगा। अब देखिए, सुनिएगा ध्यान से। बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर कहाँ भेज दिया? मद्रास भेज दिया। नॉर्थबुक ने कहा, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना। अब देखिए, इसके विषय में जो जरूरी है लिखना क्या है आपको? इसके विषय में लिखना है आपको, टिक करके 1872, और टिक करिएगा, लिखिएगा नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय, यानी अंतरजातीय विवाह को मान्यता किसके समय में? तो नॉर्थबुक के समय में। आप जानते हैं अंतरजातीय विवाह का मतलब होता है, आप सारे लोग समझते होंगे, अंतरजातीय का मतलब होता है ये नहीं कि आप जो हैं आप अपनी ही जाति में, ठीक बात है ना, आप किसी भी जाति में विवाह कर सकते हैं। और इसकी मान्यता किसके समय में हुई 72 में? तो नॉर्थबुक के समय में। नॉर्थबुक उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था, किसके अधीन? ब्रिटिश सम्राट के अधीन। अगले पे आते हैं। इसी के समय पंजाब में 72 में कूका आंदोलन हुआ था, किसके समय में? पंजाब में। किसके समय में? तो यही आपका इसी व्यक्ति के समय में, नॉर्थबुक के समय में। अगला लिखा है इसने आयकर को समाप्त किया। इसको टिक करके लिख लीजिएगा। 72 में पंजाब में कूका विद्रोह, ठीक है ना, जरूरी है। 75 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन इसी के समय में हुआ। अगला, स्वेज नहर खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि। मैंने कहा 2-3 पॉइंट केवल लिखिएगा, जैसे आपने लिखा नेटिव मैरिज एक्ट यानी अंतरजातीय विवाह, फिर आपने लिखा कूका आंदोलन इसी के समय। ठीक है, चलिए साथियों, एकदम ओबीए मत। स्वास्थ्य, मैंने फिर कहा था, स्वास्थ्य में समस्या की वजह से सेशन आपको मिल भी नहीं रहा था। आपके बीच में सेशन हो रहा है तो अपनी ऊर्जा से हो रहा है, बाकी स्वास्थ्य अब भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से है। क्यों? बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। साक्षी, अलका, शिखा, दिव्यांशु जी, ब्रजेश, पीएम मोदी, रूपम, अवनी, सारे लोग का। आगे लिखा है लॉर्ड लिटन क्या कर रहे हैं? 76 से 80 के बीच में लिटन नाम का व्यक्ति आ रहा है, लिखिएगा, पढ़िएगा पहले इसके विषय में। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक और साहित्यकार था। साहित्याकाश के में इसे ओवन मैरिडिथ, टिक करके लिखिएगा, ओवन मैरिडिथ के नाम से ब्रैकेट में साहित्याकाश के में किसको? लिटन को जाना जाता था। अगला लिखा है इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में भयानक अकाल पड़ा था। रिचर्ड स्ट्रेटजी की अध्यक्षता में 1870 में एक अकाल आयोग, पिछली बार आपने एक अकाल आयोग पढ़ा था कुछ देर पहले भी, और यहाँ फिर आप एक अकाल आयोग, तो इसको टिक करिएगा। अकाल आयोग 1878 में रिचर्ड स्ट्रेटजी अध्यक्षता कर रहे हैं, किसके समय में? लिटन के समय में, क्योंकि अकाल पड़ा था वहाँ पे। 77 में दिल्ली में एक, आप ये टिक करके देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ये जितना पीले से लिखा रहा हुआ है ये सारा आपके लिए जरूरी है। 1877 दिल्ली दरबार या दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन, जिसमें विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि, सारी चीजें टिक करके लिखिएगा। और समय किसका था? लिटन हुआ करता था वायसराय। अगला लिखिएगा, भारतीय जनपद सेवा में सम्मिलित होने की भारतीयों की आयु को 21 से हटा करके 19 कर दी गई। अब देखिए इसके बाद ये जरूरी है,
प्रेस पर प्रतिबंध हेतु 1878 में वर्नाक्यूलर पेस एक्ट लागू किया। यानी अपने अभी तक देख रहे थे लोग प्रतिबंध हटा रहे थे और ये व्यक्ति प्रतिबंध लगा रहा है, ठीक है ना, याद कर लेगा लिटन का नाम। तो ये तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा, 78 में भारतीय शस्त्र अधिनियम भी इसके समय पारित हुआ था, जिसके तहत कोई व्यक्ति बिना लाइसेंस के कोई शस्त्र नहीं धारण कर सकता। और अगला इसका इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट मैंने कहा नोट कर लीजिएगा, चौथा पॉइंट, कि अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य विद्यालय की स्थापना भी हुई थी। किसके समय में? लिटन के समय में। बहुत बढ़िया साथियों, अब हम लोग आते हैं किसके समय में? रिपन। बहुत जरूरी है जनगणना के साथ में इसका नाम, मैंने कहा जितने पीले पॉइंट है उसको तो आपको नोट करना है। पहला पॉइंट लिखिएगा, 81 में नियमित जनगणना इसी के समय में स्टार्ट हुई थी, जबकि मेयो में पहली जनगणना हुई थी, अब यहां से नियमित जनगणना हो रही। अच्छा, दूसरा, रिपन ने 81 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया और आगे लिखा हुआ है स्वतंत्र समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को फिर से इसने बहाल करते हुए प्रेस एक्ट। अब टिक करा आपने इससे पहले लिटन का नाम पढ़ा था जब इसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन ये व्यक्ति प्रेस प्रतिबंध को समाप्त कर, तो टिक करके यहां लिखिएगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला व्यक्ति कौन हो रहा है? रिपन। आगे, सिविल सेवा में प्रवेश की आयु फिर से इसने 19 से बढ़ाकर के कितनी कर दी? 21। इसके पहले आपने कहा देखा था 21 से कब करके 19 कर दी गई थी। अगले पे आते हैं, एक सेकंड भाई, अगले पे आते हैं। देखिए यहां बस थोड़ा सा कंटेंट और बचा है, लगातार बने रहिए। अब यहां लिखा हुआ है इसके विषय में, यहां लिखा हुआ है आगे, टिक करके इसे लिखिएगा, स्थानीय स्वशासन किसके समय में? रिपन के समय, 82 में। तो टिक करके लिखिएगा स्थानीय स्वशासन का जनक कौन? रिपन। ये टिक करके लिखिएगा। अगला, रिपन ने शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत 82 में क्या किया? विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग, तो याद करिए इसको टिक करके लिखिएगा, हंटर आयोग आया था किसमें? 82 में। किसके समय में? तो रिपन ही उस समय वायसराय हुआ करता था, ये भी नोट कर लिया। अगला, इल्बर्ट विधेयक भी आया था किसके समय में? तो इसी रिपन के समय में आया था, ठीक है ना, याद करे रहिएगा इसको भी। ये हो गया आपका रिपन के विषय में कुछ जानकारियां। आगे आते हैं, इसी के समय में एक और नाम, आईसीएस की परीक्षा आप दिल्ली और लंदन दोनों जगह कराने का निर्णय भी हुआ था। किसके समय में? तो ये हुआ था रिपन के समय में, ठीक है ना। अगले पाते हैं, 26 की बात कर रहा है, 1926 की। एक सेकेंड, मुझे लगता है कुछ चीजें छूट गई क्या? खैर छूटी नहीं है, आप इतना जानिए जो आपके लिए जरूरी है उसको आप लोग पढ़ने का काम करिएगा। जो चीज़ें छूटी है मैं उसको मैं आपके पास पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है ना, अगर वो छूटी होंगी तो, ठीक है ना। अब देखिए कई नाम छूटे हैं तो हैरान मत होइएगा। अब देखिए इसके बाद आ जाइएगा इरविन पर। इरविन बड़ा जरूरी है। इरविन के समय में बटलर समिति आ रही 27 में, हरटोग बटलर की अध्यक्षता में, और आगे आप कह रहे हैं ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। हाँ, टिक करके लिखिएगा, इरविन का ही समय था जब साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है ना। आपने 2 पॉइंट लिखा, पहला बटलर समिति और दूसरा साइमन कमीशन, ये दोनों आपका हो गया इरविन से संबंधित। अगले पे वेलिंगटन का नाम आ रहा है। वेलिंगटन नाम 35 में, वेलिंगटन के समय में ही क्या हो रहा है? देखिए 31 से 35, इसका मतलब अभी देखेंगे अधिनियम भी 1935 का इसी समय में आएगा, वेलिंगटन के समय में। तो आप लिख रहे हैं बर्मा भारत से अलग हो रहा है किसके समय में? वेलिंगटन के। अगला, बिहार में भयंकर भूकंप आ रहा है किसके समय में? वेलिंगटन के। बंबई कांग्रेस का बंबई अधिवेशन में हिस्सा लिया किसने? वेलिंगटन ने 15 में। अगला, ये आपका जरूरी हो गया, 29 में शारदा एक्ट पारित हुआ, जो कि लड़की और लड़के की आयु के लिए सुधार हो रहा है, कि लड़की के विवाह की आयु 14 और लड़के की विवाह की आयु न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी जा रही है। तो ये टिक कर लीजिएगा, जरूरी है आपका। पहला आपने लिखा बर्मा अलग हो रहा है, और आगे आप लिख रहे हैं इसके विषय में शारदा एक्ट के विषय में, ठीक है ना। अब 2-3 नाम और बचे रह गए हैं, उनको भी हम लोग कवर करते हैं, ठीक है ना। एक नाम यहाँ पर है, एक नाम है लिन लिथगो का, जो 36 से 43 तक रहा। ये लिन लिथगो नाम का व्यक्ति जो 36 से 43, इसी के समय में सेकेंड वर्ल्ड वार भी इसी के समय में हुआ। तो किसके समय में? लिन लिथगो के। फिर आपने कहा अब इसने बिना पूछे भारत को युद्ध में शामिल कर दिया, जिसके कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रही, और मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस, याद होगा मुक्ति दिवस जब लोग मनाए थे मुस्लिम लीग वाले, तो उस समय कौन हुआ करता था? लिन लिथगो। अच्छा, अगस्त प्रस्ताव किसके समय में आया? तो आप जानते हैं उस समय लिन लिथगो भी हुआ करता था भारत का वायसराय। अगले पे आते हैं, वेवेल प्लान आप सारे लोग जानते हैं, शिमला समझौता संबंधित था वेवेल से, जो कि 45 में से 44 से 47 तक रहा। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन इसी के समय में हुआ, और इसके समय में ही नौसैनिक विद्रोह भी हुआ था। अगले पे आते हैं, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में आपका आ गया माउंटबेटन के विषय में, 47 से 48 के बीच में 1900 रहा। अब ये माउंटबेटन क्या हो रहा है? लिखा है ब्रिटिश भारत का, क्या कह रहा है? ब्रिटिश भारत का अंतिम और स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय। अब ध्यान कर लीजिए ना, ब्रिटिश भारत का अंतिम और स्वतंत्र भारत, क्योंकि भारत आजाद हो चुका ना, पहला वायसराय कौन बना? माउंटबेटन। अगला,
इसके शासनकाल में ही भारत स्वतंत्र हुआ और भारत एवं पाकिस्तान नामक दो राज्य देश बन रहे हैं इसी समय में। लेकिन अगला क्वेश्चन लिखा है, लेकिन अगर स्वतंत्र भारत की बात करेगा, स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर वायसराय की बात करेगा या भारतीय गवर्नर जनरल की बात करेगा, तो वो होंगे सिराज गोपालाचारी। यहां क्या कह रहा था, प्रथम वायसराय स्वतंत्र भारत के, लेकिन यहां कह रहा प्रथम व अंतिम भारतीय वायसराय। अगर किसी भारतीय की बात कर रहे हैं तो ये चक्रवर्ती राज गोपालाचारी बने थे, ठीक है ना साथियों। ये कुछ कंटेंट हो गया आपका भारत में गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसरायों संबंध में। ये कुछ चीजें आपके लिए जरूरी दी गई हैं, जैसे शिशुवध प्रतिबंध हुआ था वेलेजली के समय में, धारा 21 के तहत, 85 के अधिनियम के तहत। सती प्रथा 29 में बेंटिक के समय में, धारा 17 के तहत 29 में सहयोग कर रहे हैं आपके राजा राम मोहन राय। दास प्रथा 43 में एलन बरो के द्वारा, धारा 5 का संबंध है 43 की। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कैनिन के द्वारा 56 में समाप्त हो रही है, अनुमति में, अच्छा विधवा पुनर्विवाह को अनुमति मिल रही है। अंतरजातीय विवाह नॉर्थब्रुक हुआ करते थे 72 में अंतरजातीय विवाह। एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट लेंस डाउन आ रहे हैं 91 में, 12 वर्ष हो रही लड़की के विवाह की आयु निर्धारित कर रहे हैं। जबकि शारदा एक्ट इसकी बात भी आ रहा है, लड़की के ब्याह और लड़कों के न्यूनतम आयु के विषय में विवाह के। इरविन के समय में 30 में आ रहा है, 14 और 18 हो रही है, ठीक बात है साथियों। ये कुछ रहा आज के सेशन से। आपने आज के सेशन में पढ़ा गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के विषय में तमाम सारे क्वेश्चन। अब इसके बाद जो रात 9 बजे वाला आप कंटेंट पाएंगे उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे प्रश्नोत्तरी को। मैंने कहा बुक से हम लोग भले नहीं कवर, बुक से केवल मुझे लगता है थोड़ा बहुत ही हम लोग कवर कर पाए थे उसमें, क्योंकि सब इकट्ठा दिया गया था, लेकिन प्रयास करेंगे आज प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करना। तो रात 9 बजे आप सारे लोग तैयार रहिएगा प्रश्नोत्तरी के लिए, खास करके वायसराय, गवर्नर जनरल और गवर्नर पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और साथियों आप अगर शुरुआत से यात्रा से जुड़े रहे अपने आधुनिक भारत के इतिहास वाली सीरीज से, सोचिए जब आप 1 2 3 4 5 करके आप चले आए इतनी दूर तक, तो आप अंत में कैसे नहीं हो सकते। और मैंने क्या कहा, इतिहास भी कहता है कि अंत भला तो सब भला। साथियों ठीक बात है, मैं चाहूंगा रात 9 बजे आप भी आएंगे, अपने सभी साथियों को शेयर करेंगे, सभी साथियों को लाएंगे। और हाँ ध्यान करिएगा, आपके मन में, आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में अवसाद आएगा, किसी बात को लेकर आपके मन में चिंता हो सकती है, कोई भी आपके मन में टेंशन हो सकती है। तो मैं कह रहा हूं साथियों, ये जिंदगी है और जिंदगी में जीने से अधिक मरने के क्षण आएंगे। यानी हर पल ऐसा आएगा आपको कि मन कहेगा कि मारो गोली, हम ऐसा ना करते तब ठीक होता, ऐसा ना करे तब ठीक हो, ये ना करे तब ठीक हो, वो ना करे तब ठीक हो। लेकिन साथियों मैं फिर कह रहा हूँ, जीने से अधिक मरने के समय क्षण आएंगे दिन भर में आपके जीवन में। लेकिन आपको क्या करना है, उन सारे पलों में भी आपको, जो मैंने कहा, जब जब आपको लगे कि छोड़ो सेशन बाद में देख लिया जाएगा, बाद में नोट्स फॉट बना लिया जाएगा, मैंने कहा साथियों फिर आपके ध्यान में आना चाहिए कि आपको उस मरने वाली परिस्थिति में भी आपको जीने का प्रयास करना है। मैं जैसे तबीयत खराब उसके बावजूद भी आपके बीच में उपस्थित हुआ, रेगुलर काम कर रहा हूँ, वैसे ही आपको करने की आवश्यकता है। तो आशा करूंगा रात 9 बजे मिलने का। बाकी इस वाले सेशन को देखिएगा और शॉर्ट नोट्स मुझे आप लोग प्रोवाइड करिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सारे लोग जानते हैं, 8957 86 65 31। सारे लोग इसमें शेयर करिएगा अपना शॉर्ट नोट। मैंने कहा नोट्स आप लोग बनाइएगा एकदम शॉर्ट, यानी केवल वर्ड बाय वर्ड, लाइन टू लाइन चीजें मत नोट करिएगा, ठीक बात है ना। मिलते हैं, हाँ ऑफलाइन कमेंट्स में आप लोगों का इस समय प्रेम नहीं मिल रहा है, तो मैं चाहूंगा ऑफलाइन कमेंट्स में अभी आप लोग कमेंट करिएगा। बाकी एक क्वेश्चन आपको दे दूं, क्वेश्चन ऑफ द डे मैं यहाँ पे दे सकता हूं। तो क्वेश्चन आपको देना है यहाँ पर, भारत का, यहाँ लिख दीजिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। फिर अगला प्रश्न है यहां, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या फिर पहला वायसराय। ये हो गया आपका, नोट किया आपने, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, भारत का पहला गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय। फिर अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लिखिएगा यहां पर, स्वतंत्र भारत के, आपको बताना स्वतंत्र भारत के बताना है पहले गवर्नर जनरल या वायसराय, ठीक है ना। और अगला बताना है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय, पहले या अंतिम भारतीय वायसराय या
गवर्नर जनरल। मैंने कहा साथियों ये बहुत बेसिक के क्वेश्चन है, ये आप लोग इसमें, आप ही नहीं हर व्यक्ति इसमें कंफ्यूज होता है, तो आपसे मैं चाहूंगा आप कंफ्यूज ना हो, इसका उत्तर आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी आपने इतना सहयोग किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।